हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 से, और ये एनसीईआरटी जो कोर्स है उसका इंग्लिश कंपलसरी का पहला लेसन है, द लास्ट लेसन, यानी पहला ही लास्ट बन गया। देखते हैं इस लेसन में क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑथर के बारे में, यानी कि लेखक के बारे में कि लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है वो है अल्फोंसे डूडे। इसको पढ़ेंगे हम, अल्फोंसे डूडे। इनका जीवन काल रहा है 1840 to 1897, यानी 1840 से 1897। तो डूडे वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो थे डूडे, ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार, उपन्यास लिखने वाले को बोलते हैं उपन्यासकार, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको नॉवलिस्ट। तो द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर। तो जो ये लेसन है ये केंद्रित है उन दिनों पर, उन दिनों में जब फ्रैंको पर्शियन वॉर हुआ था। फ्रैंको से मतलब है फ्रांस, और पर्शियन का मतलब है जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया कुछ पार्ट्स, इन सब से मिलाकर पर्शिया बना हुआ था। तो ये इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ 1870 to 1871, यानी कि 1 साल तक युद्ध चला, 1870 से 1871। तो इन दिनों के बीच में जो घटनाएं हुई उन पर ये लेसन आधारित है। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। और इस युद्ध में फ्रांस जो था डिफीटेड यानी वो हार गया, डिफीटेड हार गया, बाय पर्शिया, पर्शिया के द्वारा, लेड यानी नेतृत्व किया गया था बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था, इसको आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि बिस्मार्क कौन था। ये एक एम्परर था जर्मनी का जिसने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। Then Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। तो पर्शिया जो था उस टाइम शामिल था। कंसिस्टेड, कंसिस्टेड का मतलब था शामिल होना, कि तब इसमें शामिल थे। कौन कौन शामिल था उस टाइम? ये जो देश हैं, नेशंस यानी देश, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया देश के कुछ भाग, इन सबको मिलाकर पर्शिया था। इन दिस स्टोरी, तो इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, कि फ्रांस के कुछ ज़िले, अब वो ज़िलों भी कौन से हैं? 2, अल्सेस एंड लॉरेन, ये ज़िलों के नाम है। जो क्या हुआ है कि हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, कि दोनों ज़िले पर्शियन के हाथों हार गए, यानी कि पर्शिया में मिला लिए गए, ये दोनों ज़िले हार गए थे। तो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे कि स्कूल जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लेसन शुरू करते हैं। पहली लाइन देखते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट dread of the scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles। तो आई स्टार्टेड, यहाँ पर जो आई है वो आया है आई राइटर के लिए, इसके अंदर जो डूडे लिख रहे हैं उनके लिए है आई। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, कि मैं स्कूल जाने के लिए बहुत लेट स्टार्ट हुआ, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और इसके अलावा मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। ड्रेड यानी डर, मैं बहुत डरा हुआ था। स्कॉल्डिंग यानी डांट से, कि मुझे डांट पड़ेगी स्कूल में जाती, क्योंकि मैं लेट हो गया था। स्पेशली बिकॉज, और विशेष रूप से क्योंकि मिस्टर एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि मिस्टर एम हेमल जो थे, ये नाम है उस टीचर का जिससे वो डरा हुआ था बच्चा। एम हेमल जो है, हैड सेड, उन्होंने कह दिया था, दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वो प्रश्न पूछेंगे, अस यानी हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि जिस तरह से टेंसेज होते हैं उसी तरह पार्टिसिपल नाम का एक टॉपिक होता है, तो उस टॉपिक के ऊपर वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो
द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं तो पार्टिसिपल्स के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, तो एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, तो मैंने क्या किया, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे वहाँ से भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग और बिताने का, कि मैं पूरा दिन कहाँ बिताऊँ, द डे आउट ऑफ डोर्स कि नीचे दरवाज़ों पर बैठकर मैं पूरा दिन बिता दूँ, ऐसा मैंने सोचा। इट वॉज सो वार्म, क्योंकि बहुत गर्म था, सो ब्राइट बहुत ही चमकीला दिन था, क्योंकि फ्रांस में बर्फ़ गिरती है, इसलिए वहाँ पर गर्म दिन को बहुत अच्छा माना जाता है, जबकि भारत में गर्म दिन को बुरा माना जाता है, क्योंकि इसमें पसीने आते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, तो बर्ड्स जो थे यानी चिड़ियाएँ या पक्षी जो थे वो वुड्स यानी पेड़ों के अंदर चहचहा रहे थे, एंड इन द ओपन फील्ड और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल बोलते हैं आरा मशीन, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। आरा मशीन किस तरह की होती है, इसमें लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो पर्शिया के सोल्जर्स थे वो वहाँ पर अभ्यास कर रहे थे, पास में ही, अभ्यास यानी लड़ाई करने का, फाइटिंग करने का अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। was all much more tempting than the rule for participles, तो ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा ललचाई यानी ज़्यादा आकर्षक, टेम्पटिंग यानी अट्रैक्टिव, ज़्यादा आकर्षक लगी किसकी अपेक्षा, पार्टिसिपल्स को याद करने की अपेक्षा मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, परंतु मुझे वो ताकत पैदा करनी थी, रेसिस्ट यानी सामना करने की, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, इसलिए मैं फिर क्या किया, मैंने जल्दीबाजी की और स्कूल के लिए भाग गया यानी कि स्कूल चला गया। व्हेन आई पास्ड टाउन हॉल, लेकिन जब मैं गुजरा टाउन हॉल के वहाँ से, टाउन हॉल का मतलब है यहाँ पर सामुदायिक केंद्र, जहाँ से गांव वाले पूरी सूचनाएं प्राप्त करते थे, तो ये जाएगा टाउन हॉल। टाउन हॉल का मतलब कि जहाँ पर लोग सूचनाएं प्राप्त करते थे। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना का जो बोर्ड था उसके वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, और पिछले 2 सालों से यहाँ की जितनी भी बुरी खबरें थी वो सब इसी नोटिस बोर्ड पर आई थी, क्योंकि 2 साल से युद्ध चल रहा था, तो कौन मरा, कौन सा जिला हथियाया गया, या जितनी भी बुरी खबरें थी वो सब इस नोटिस बोर्ड पर आ चुकी थी। द लॉस्ट बैटल्स यानी कि हारे हुए युद्धों के बारे में, लॉस्ट बैटल्स का मतलब हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट कई प्रकार के आदेश, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश वहीं पर चिपकते थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मेरे लिए ही सोचा मैंने अपने आप से, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके, वहाँ पर रुका नहीं मैं, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कि आखिर क्या मामला हो सकता है, यानी यहाँ पर भीड़ क्यों इकट्ठी हो सकती है, बस इतना सोच के मैं आगे निकल गया। देन, और तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं इतना जल्दी चला, हरीड यानी शीघ्रता से, कि मैं इतनी तेज़ गति से चला, एज फास्ट यानी इतना तेज जितना कि मैं चल सकता था, आई कुड गो जितना मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ, तो जो ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं लोहार को, कि गांव का लोहार जिसका नाम था वॉशर, हु वाज देयर, जो कि वहाँ पर था यानी कि वहाँ पर खड़ा हुआ था उस भीड़ में, विद हिज अपेरेंटिस, उसके प्रशिक्षु के साथ, प्रशिक्षु बोलते हैं कार्य सीखने वाला, यानी जो लोहारी का कार्य सीख रहा था वो व्यक्ति भी उसके साथ था, यानी उसका चेला। रीडिंग द बुलेटिन, और वो उस बुलेटिन में जो खबर थी उसको पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मेरे पीछे से आवाज़ लगाई, आफ्टर ने पीछे से आवाज़ लगाई, कॉल्ड यानी आवाज़ लगाना। डोंट गो सो फास्ट, कि इतना तेज़ मत चलो। बब यानी बच्चे,
कि अरे लड़के इतना जल्दी मत चलो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम अपने स्कूल में पर्याप्त समय में पहुंच जाओगे। प्लेंटी यानी एनफ, पर्याप्त समय में पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन विद मी, तो मैंने क्या सोचा कि शायद वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और फिर मैं इतनी तेज चला वहाँ से कि एक सांस के अंदर ही एम हेमल जो हमारे सर थे उनके गार्डन में जहाँ पर वो पढ़ाते थे, तो वहाँ पर मैं जा पहुँचा एक सांस के अंदर ही। तो यूजुअली यानी सामान्य दिनों में, सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगेन, कि जब भी स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बशल, तो वहाँ पर एक बड़ा शोर होता था, बहुत ज़्यादा शोर होता रहता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और उस शोर को गली में सुना जा सकता था। कुड बी यानी सकता था, हर्ड यानी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, और ये आवाज़ें किसकी होती थी? ओपनिंग यानी खोलने की और बंद करने की, डेस्क को, जो डेस्क होती थी उसको खोलने और बंद करने की आवाज़ें होती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ, यूनिसन यानी एक साथ मिलकर जो पाठ पढ़ा जाता था बच्चों के साथ, उसकी आवाज़ें होती थी। वेरी लाउड, जो बहुत तेज़ होती थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और ये आवाज़ इसलिए होती थी क्योंकि हमारे हाथों को हमारे कानों से भी ऊपर करवा दिया जाता था, ताकि अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और उस शिक्षक का जो बड़ा सारा रूलर यानी पैमाना, रैपिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पर मारते रहते थे, यानी जो स्केल था, स्केल से टेबल पर मारते रहते थे। रैपिंग यानी चोट मारना, तो टेबल पर चोट करते रहते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन ये सब कुछ आज नहीं था, क्योंकि सब कुछ स्टिल यानी शांत था, बिल्कुल शांत था आज। आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैं इस चीज़ से आश्वस्त था। आई काउंटेड ऑन यानी आश्वस्त, यानी मैं बहुत विश्वास था मुझे, तो मैं आश्वस्त था किस बारे में? ऑन द कमोशन, उस शोर के बारे में। कमोशन है शोर। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं क्या होगा, मैं पूर्णतः आश्वस्त था कि उस शोर शहर में जो भी वहाँ पर क्लास में था, कि मैं क्या होऊंगा उस शोर के मध्य में, गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क में पहुँच जाऊँगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे, यानी मैं किसी को दिखूंगा नहीं और अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाऊँगा, ऐसा मेरे को विश्वास था। बट परंतु ऑफकोर्स निस्संदेह, डेट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर चीज़ इतनी शांत थी जैसे कि संडे मॉर्निंग, यानी जो संडे की सुबह होती है, रविवार की सुबह के समान शांत था पूरा सुबह दिन। तो थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, अब खिड़की से होकर मैंने अपने क्लासमेट्स जो थे उनको देखा, यानी मेरे जो सहपाठी, क्लासमेट है ना, सहपाठी मेरे साथ पढ़ने वाले, उनको देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, वो पहले से अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मैंने क्या देखा कि सब बच्चे बैठे हुए थे, और एम हेमल जो हमारे शिक्षक थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो आगे एक साइड से दूसरी साइड चल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, वो अपने लोहे के स्केल के साथ, अंडर द आर्म, जो कि उनकी भुजा के अंदर था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, अब मुझे क्या था, आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना था दरवाज़ा, एंड गो इन, और अंदर जाना था, बिफोर एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति के सामने से होकर गुजरना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, और आप तो ये कल्पना कर ही सकते हैं कि मैं कितना शर्माया होऊंगा। ब्लश्ड यानी शर्मा जाना, कि मुझे कितनी शर्म आई होगी
एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, और कितना डरा हुआ। फ्राइटन्ड का मतलब डरा हुआ, कि मैं कितना डरा हुआ था, ये आप मेरी कल्पना कर सकते हैं। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हैपन यानी हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सा मी एंड सेड, एम हेमल ने देखा मेरी तरफ, सा यानी देखा, तो मेरी तरफ देखा, एंड सेड और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुतापूर्ण तरीके से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, कि अपने स्थान पर, प्लेस यानी स्थान, क्विकली तुरंत, तो अपने स्थान पर तुरंत चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हमने क्लास तुम्हारे बिना ही शुरू कर दी। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, तो मैं उछला और बेंच के पीछे जाकर बैठ गया, मेरी जो बेंच थी उसके ऊपर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन सो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब हुआ क्या कि नॉट टिल देन, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, कि जब तक मैं अपने डर के ऊपर, फ्राइट यानी डर, फ्राइट का मतलब डर, कि जब तक मैं अपने डर पर काबू नहीं पा गया। गॉट अ लिटिल ओवर, इसका मतलब मैंने जब तक डर पर काबू नहीं पा लिया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो क्या मैंने देखा था हमारे टीचर का, जो कि हरा कोट पहन रखा था, उन्होंने बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो उसको भी मैं नहीं देख पाया था। लेकिन जब मेरा डर के ऊपर मैंने काबू प्राप्त कर लिया, तब मैंने उसको देखा, तो उन्होंने हरा कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड, और फ्रिल्ड यानी धारीदार, जिसे हम चेक बोलते हैं, तो उन्होंने एक धारीदार शर्ट भी पहन रखा था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने छोटी काले रंग की सिल्क यानी रेशमी टोपी भी पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सबका सब क्या था, कशीदा युक्त। एम्ब्रॉयडर्ड का, एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं कशीदाकारी को, तो कशीदा की हुई टोपी पहन रखी थी उन्होंने। दैट नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिनको कि वो कभी नहीं पहनते थे, केवल, एक्सेप्ट यानी सिवाय, कब पहनते थे वो, ऑन इंस्पेक्शन, कि जब निरीक्षण हो, इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण, एंड प्राइज डेज, और जब एनुअल फंक्शन वगैरह हो, प्राइज डेज हो, तो इनाम दी जाने वाली हुई हो, या इनाम देने के दिन ही वो उन कपड़ों को पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब इनके अलावा। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, सोलेम यानी शांत, तो पूरा स्कूल जो थी वो बिल्कुल शांत दिखाई दी, हमारे सर के अलावा पूरी स्कूल शांत थी, वो थोड़े उद्विग्न थे या परेशान थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन वो चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, मोस्ट वाज टू सी, वो क्या थी कि मुझे ये देखकर, जो मैंने देखा वो ये था कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि पीछे की जो बेंचेस थी, जो टेबल्स थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा क्या रहती थी, एम्प्टी, एम्प्टी ने खाली, जिन पर कोई भी नहीं बैठता था, हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, तो उनके ऊपर गांव के लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल हमारी तरह, जैसे हम बच्चे बैठते थे उसी तरह गांव के लोग बैठे हुए थे। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल लगी। ओल्ड होसर यानी कि बूढ़ा होसर, ये नाम है। तो बूढ़ा होसर जो था, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, उसकी जो टोपी थी उसके 3 कोने निकले हुए थे, 3 कॉर्नर्ड हेड उसने पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, इसके अलावा वहाँ पर पूर्व, फॉर्मर का मतलब पूर्व मेयर था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पोस्टमैन भी वहाँ था पहले का। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और कई सारे पीछे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, लेकिन हर व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था, सैड यानी दुखी। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर,
और बूढ़ा ऑफिसर जो था वो एक प्राइमर लेकर आया था। प्राइमर बोलते हैं छोटी क्लास की पुस्तक जिसमें कह कह गए सिखाए जाते हैं, वो किताब लेकर आया था। थम्ब्ड एट द एजेज, और इसको थम्ब्ड एट का मतलब थंब यानी अंगूठा, तो अंगूठों के दोनों के जो किनारे थे वहाँ से पकड़े हुए था अंगूठों से। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और इसको वो अपने घुटनों के बीच में खोले हुए था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके जो महान, ग्रेट यानी महान का मतलब है बड़े, स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, तो उसका जो बड़ा सा चश्मा था उसको लगाए हुए था, लाइंग अक्रॉस ऑन द पेजेस, और वो पेजेस पर अपनी नज़रें जमाए हुए था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, कि जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्य प्रकट कर ही रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हेमल जो सर थे, माउंटेड यानी बैठ गए, कुर्सी के ऊपर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी ग्रेव यानी गंभीर, तो एक गंभीर एंड जेंटल और बहुत ही शांत आवाज़ में, जो कि वो हमेशा यूज़ किया करते थे, हैड यूज टू मी, मेरे लिए हमेशा यूज़ करते थे। आज भी उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, कि मैं आपको जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो पूरा मेरा आखिरी लेसन है या आखिरी पाठ है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरियन। ऐसा इसलिए है कि द ऑर्डर हैज़ कम, कि आदेश आ चुके हैं, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, जो जर्मनी की राजधानी था उस टाइम, बर्लिन से आ चुके हैं आदेश, टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स, कि इन स्कूल्स के अंदर केवल जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी। और कौन कौन से ज़िलों में सिखाई जाएगी? अल्सेस और लोरियन, क्योंकि अल्सेस और लोरियन जर्मनी द्वारा जीत ले गए थे, इसलिए वहाँ के जो ज़िले थे उनके सभी स्कूलों के अंदर अब जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर्स कम्स टुमारो, और तुम्हारा जो नया शिक्षक है वो भी कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका आखिरी फ्रेंच भाषा का लेसन है, ये पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाएं, अटेंटिव ने सतर्क होकर इस पाठ को पढ़ें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कि ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कने के समान थे, यानी जैसे बिजली चकाचौंध होती है उसी प्रकार से मेरे शब्द थे बिजली की कड़क, या मेरे लिए जैसे वज्रपात हो गया, वज्रपात के समान ये शब्द थे मेरे लिए। ओह दीज रेचेज, कि अच्छा ये नीच, रेचेज यानी नीच, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, इसका मतलब ये सब कुछ था। दैट वॉज वॉट, वॉट यानी जो कुछ, तो यही वो सब कुछ था। दे हैड पुट अप, जो कि उन्होंने चिपका रखा था, एट द टाउन हॉल, यानी टाउन हॉल के वहाँ पर जो लगा रखा था सूचना, वो यही थी कि सर जा रहे हैं और जर्मनी का कब्जा हो गया दोनों शहरों पर। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो ये मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन था। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों? क्योंकि मैं इसको मुश्किल से ही लिखना जानता था, यानी कि जो फ्रेंच भाषा थी उसको मुश्किल से लिखना न्यू यानी जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब तो मुझे कुछ और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जब दूसरी भाषा मुझे आती नहीं थी और ये भी ढंग से नहीं पढ़ी थी, तो शायद अब मुझे पढ़ना छोड़ देना चाहिए, या मैं कभी भी अब सीख नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर इसको रोक देना होगा। देन, लेकिन तब, ओह हाउ सॉरी आई वाज, कि मुझे कितना दुख था, मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि अपने लेसन्स नहीं सीखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं अपना समय कहाँ बिताता, केवल पक्षियों के अंडे ढूंढने में। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, या फिर सार लैंड, सार नामक नदी है यहाँ पर,
जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं। तो यहाँ पर फिसलते हुए, यहाँ इसके जो मैदान है उसमें फिसलने के मज़ा जो था उसको लेते हुए मैं अपना समय बिताया करता था। माई बुक्स, और मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नुइसेंस, ये सब तो मुझे बेकार की प्रतीत होती थी, बिल्कुल बेकार लगती थी मेरी किताबें। अ व्हाइल अगो, कुछ समय पहले। सो हैवी टू कैरी, कि ये बहुत ज़्यादा भारी थी, हैवी यानी भारी लेकर चलने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, कि मेरी ग्रामर की किताब यानी व्याकरण की किताब और इतिहास की किताब। अब इतिहास किसमें, कि इतिहास था द ऑफ द सेंट्स, साधु संतों का इतिहास की जो किताब थी वो मुझे भारी लगती थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और वो सभी मित्र थे मेरे जिनको अब मुझे छोड़ देना होगा, या मैं इसको छोड़ नहीं सकता था। ये सारे के सारे जो मित्र थे उनको मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हेमल, और जो एम हेमल थे टू, उनको भी द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, केवल ये विचार मात्र कि वो दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि शायद मैं अब उनको कभी भी देख नहीं पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इस विचार मात्र ने मुझे हर चीज़ भुला दी। मेड मी फॉरगेट यानी मुझे भुला दिया, यानी मैंने कुछ भी याद नहीं रहा अब, और वो हर चीज़ भूल गया मैं। क्या क्या भूला, द रूलर, कि उनका जो स्केल था जिसकी पिटाई करते थे जिससे, उसको मैं भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी, क्रैंकी ने चिड़चिड़ा, उनका जो चिड़चिड़ापन था उसको भी मैं भूल गया। पुअर मैन, बेचारा आदमी। It was an honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, कि बेचारा आदमी ये एक तरीका था सम्मान देने का। It was an honor, यानी कि आखिरी पाठ के सम्मान में ही उन्होंने संडे के जो कपड़े थे उनको पहना था। Put on यानी पहना था, had put on। And now I understood, और इसीलिए मैं अब समझ गया था। क्या समझ गया था, हम अगले पेज में देखते हैं। वाई ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ रूम, कि अब मैं ये समझ गया था कि क्यों जो बूढ़े व्यक्ति थे गांव के वो कमरे के पीछे की तरफ, बैक यानी पीछे की तरफ बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि देवर सॉरी, कि उनको भी बहुत दुख था। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे लोग भी ज़्यादा दिनों तक स्कूल नहीं जा पाए थे या नहीं गए थे, इसलिए उनको काफ़ी दुख था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस, और ये एक तरीका था उनका, देयर यानी उनका, जो गांव वाले आए थे उनका एक तरीका था धन्यवाद देने का हमारे मास्टर को, जो कि धन्यवाद किसके लिए था, हिज 40 years, उसके 40 साल के विश्वसनीय, फेथफुल यानी विश्वसनीय जो सर्विस थी, सेवाएं थी पढ़ाने की, तो विश्वसनीय सेवा की उन्होंने 40 साल तक, तो उसके लिए धन्यवाद देने का ये एक तरीका था। एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और ये तरीका था उनके लिए रेस्पेक्ट दिखाने का, सम्मान प्रकट करने का अपने देश के प्रति। दैट वाज, जो कि देयर्स नो मोर, कि जो अब उनका नहीं था, क्योंकि जर्मनी के द्वारा छीन लिया गया था, जीत लिया गया था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और जब मैं इनके बारे में सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपना नाम सुना, जो कि मुझे पुकारा गया था, मेरा नाम पुकारा गया था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरा नंबर था सुनाने का। रिसाइट यानी सुनाना, कि अब मेरा जो पार्टिसिपल सुनाने का नंबर आ गया था। Oh, no. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, कि पार्टिसिपल को याद करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं दिया था अपना, यानी कि मेरा सब कुछ किया था, मैंने बहुत मेहनत की थी उस पार्टिसिपल के भयानक, ड्रेडफुल यानी
उस भयानक नियम को याद करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था ताकि मैं इस योग्य बन सकूं। आल्त्रो है ना, बहुत समय तक मैंने याद किया ताकि मैं इस योग्य बन सकूं कि उसे तेज़ बोल सकूं और साफ तरीके से बोल सकूं। विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई एक भी मिस्टेक किए हुए उसको सुना सकूं। मैंने बहुत मेहनत की थी परंतु आई गोट मिक्सड अप, कि मैंने तो सब कुछ मिक्स कर दिया, एक जगह कर दिया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, और इसके बाद मैं खड़ा रहा होल्डिंग ऑन, अपने डेस्क को पकड़े पकड़े। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय बहुत तेज़ धड़क रहा था। बीटिंग है ना, धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। डेयरिंग है ना, हिम्मत, तो मेरी ऊपर देखने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हेमल जो मुझे कह रहे थे कि ये कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, कि छोटे फ्रेंच मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, तो मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड एनफ, लेकिन तुम्हें बुरा ज़रूर लगेगा, या तुम्हें बुरा लगेगा मैं जो कुछ भी कहूँगा। सी हाउ इट इज़, कि देखो ये इस तरह है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, कि प्रत्येक दिन हमने कहा है। ये हैव सेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कहा है कि हमने रोज़ाना हम इसे कहा है, और स्वयं से, कि स्वयं से हमने यही बोला है रोज़ाना। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, खूब सारा समय है। आई विल का मतलब आई विल, कि मेरे पास खूब समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं इसे कल सीख लूँगा या कल पढ़ लूँगा। तो यानी आज के लिए छोड़ दिया, कल के लिए टांग दिया। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ आ गए हैं, किस मोड़ पर आ गए हैं। वी हैव का मतलब है वी हैव। ओह दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, और देखो इसी प्रकार से जो अल्सेस है वो एक बड़ी समस्या में आ गया है, यानी बड़ी समस्या हो गई उसे। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, शी यानी वे लोग, शी यानी फ्रांस के लोग, यूँ कहें फ्रेंच पीपल। तो वे लोग क्या करते थे, फ्रेंच पीपल, पुट ऑफ यानी टालना, कि वो टालते रहे सीखने को, सीखने को, टिल टुमारो यानी कल के ऊपर डालते रहे। नाउ दोज फेलोज, और अब वे लोग हैं, दोज फेले आउट, देयर विल हैव द राइट, तो यानी फिर वे लोग आएंगे। दोज फेलोज का मतलब जर्मन्स, यहाँ पर जर्मन्स आउट, देयर विल हैव द राइट, कि वो यहाँ पर आएंगे और उनके पास अधिकार होगा। राइट है ना, अधिकार होगा। टू से टू यू, तुमसे ये कहने का अधिकार होगा कि हाउ इज़ इट, कि देखो सब कैसा है। यू प्रिटेंड, कि तुम दिखावा करते हो, प्रिटेंड यानी दिखावा। टू बी फ्रेंच मैन, एक फ्रांस के व्यक्ति होने का दिखावा करते हो। एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, लेकिन ना तो तुम बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो योर ऑन लैंग्वेज, तुम्हारी खुद की लैंग्वेज को ना तो तुम लिख सकते हो, नहीं बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, यानी केवल तुम ही बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, तो पुअर लिटिल फ्रेंच, हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं कि हमने बड़ी मात्रा में, ग्रेट डील यानी बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा, रेप्रोच यानी बुराई की है। आवर सेल्स, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो भी कुछ ज़्यादा चिंतित नहीं थे। टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए, यानी तुम सीखो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, ज़्यादा चिंतित नहीं थे।
दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। उन्होंने पसंद किया टू पुट यू तुम्हें रखना, टू वर्क काम पर, ऑन अ फार्म एक खेत के ऊपर, किसी खेत पर, और एट द मिल्स या फिर कारखानों में, यानी मिल्स के अंदर काम करने के लिए रखा। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनको कुछ अतिरिक्त आमदनी हो या कुछ अतिरिक्त धन मिले। एंड आई और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो कि मैं भी यूं ही आरोप लगाता रहा तुम्हारे ऊपर कि तुम पढ़ते नहीं हो, बल्कि कमियां मुझ में भी थी कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू वाटर माई फ्लावर्स, कि क्या मैंने तुमने नहीं भेजा पानी देने के लिए, वाटर यानी पानी देना, माई फ्लावर्स मेरे बगीचे के फूलों को, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, इसके बजाय कि तुम अपने लेसन्स को याद करना, यानी तुम्हें इंस्टेड ऑफ का मतलब बजाय, कि तुम्हारे लेसन्स को याद कराने के बजाय मैंने तुम्हें फूल में पानी देने के लिए भेज दिया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब भी मेरा फिशिंग पे जाने का मन होता, फिशिंग यानी मछली पकड़ना, मछली पकड़ने के लिए जब भी मैं जाता तो तुम्हें क्या करता है, हॉलीडे ने पूरे दिन की छुट्टी दे दिया करता था। तो ये भी मेरी कमी है। देन और तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ से दूसरी चीज़, एक बात से कई बातें, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक, वो बातें बताते चले गए, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उन्होंने ये भी कहा कि ये भाषा सबसे सुंदर है, यानी संसार की सबसे सुंदर भाषा फ्रेंच है। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में सबसे सुंदर भाषा फ्रेंच ही है। द क्लियरेस्ट, ये बिल्कुल साफ, ये भाषा बिल्कुल साफ है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तार्किक, लॉजिकल यानी तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड, जिसको कि हमें, दैट यानी जिसको कि हमें गार्ड यानी सुरक्षित, जिसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। अमंग अस, हमारे बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब भी लोग गुलाम बनाए जाते हैं, गुलाम बना दिए जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, तो जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, कि जब तक वे लोग पकड़े रहते हैं मजबूती से, होल्ड यानी पकड़ना, कि जब तक वो मजबूती से अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं। इट इज़ एज इफ़, तो मानो कि, एज इफ़ यानी मानो कि वे क्या कर रहे हो, दे हैड द की टू देयर रीजन, तो ये भाषा को पकड़े रखना ऐसा है जैसे वो अपनी जेल की चाबी खुद ही रखते हों। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, इसके बाद उन्होंने ग्रामर खोली, यानी व्याकरण की किताब खोल ली, एंड रीड अस, और हमारा लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, तो मैं अचंभित, अमेज्ड का मतलब अचंभित था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मैं कितने अच्छी तरीके से आज समझ पा रहा था, यानी कि मैं पढ़ाई बहुत समझ में आ रही थी आज। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, ऑल ही, जो कुछ भी उन्होंने कहा, ही सेड यानी उन्होंने कहा, सीम्ड यानी प्रतीत हुआ, तो मुझे सब कुछ प्रतीत हुआ। सो ईजी यानी बहुत आसान प्रतीत हुआ। आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल्ली, कि मैंने आज दिन तक इतनी तन्मयता से, केयरफुल यानी तन्मयता से नहीं सुना था, लिसन यानी सुना, कि इतनी तन्मयता से कभी सुना ही नहीं उनको, इसलिए मेरे समझ में नहीं आया। और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, या फिर उन्होंने कभी हमें समझाया भी नहीं, एक्सप्लेन यानी समझाया।
एवरीथिंग यानी हर चीज़, कि हर चीज़ को उन्होंने इतने धैर्य के साथ शायद कभी समझा भी नहीं था पहले, इसलिए मेरे आज बहुत अच्छा समझ में आ रहा था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट एंड लगभग, मानो कि, एज इफ यानी मानो कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, कि मानो कि वो जो बेचारा व्यक्ति था वो चाहता था, वांटेड एंड चाहता था, टू गिव अस ऑल ही न्यू, वो देना चाहता था सब चीज़ें, वो सब देना चाहता था जो कुछ भी वह जानता था। बिफोर गोइंग अवे, वहाँ से जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही प्रहार से या एक ही बार में वो सब कुछ हमारे सिर में डाल देना चाहता था ना, हमें सब कुछ सिखा देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, अब ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा पाठ हुआ एक सुलेख का, राइटिंग यानी सुलेख का पाठ हुआ। दैट डे, और उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, तो एम हेमल जो थे वो नई कॉपियाँ लेकर आए थे हमारे लिए। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि जिसके अंदर के गोल गोल हाथ से बहुत अच्छा लिखा हुआ था, और वो लिखा हुआ शब्द थे फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ऐसा लग रहा था कॉपियों में लिखे हुए शब्द जैसे कि स्कूल में सब जगह एक छोटे छोटे झंडे तैर रहे हों, फ्लैग्स यानी झंडे, तो छोटे छोटे झंडे तैर रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो कि हंग यानी लटके हुए थे, लटके हुए थे, हम एक छड़ के द्वारा, रोड यानी छड़, एक छड़ के द्वारा एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी जो बेंचें थी उनके ऊपर एक रोड की सहायता से लटके हुए थे छोटे छोटे झंडे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और तुम्हें देखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कितना व्यस्त था। एवरीवन यानी प्रत्येक, सेट यानी व्यस्त, टू वर्क यानी काम में व्यस्त था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था ये, क्वाइट यानी शांत, बहुत ज़्यादा शांत था ये चीज़ें। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, केवल जो अगर आवाज़ आ रही थी वो थी पेन के स्क्रैचिंग की, यानी जो पेन से लिखते थे कागज़ के ऊपर, केवल वही आवाज़ आ रही थी और कोई आवाज़ नहीं थी ओवर द पेपर। वंस सम बीटल्स, और एक बार कुछ भंवरे, बीटल्स यानी भंवरे, फ्लू इन, वो अंदर आ गए उड़कर, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी व्यक्ति ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अटेंशन यानी ध्यान देना, तो कोई ध्यान नहीं दिया। टू देम यानी उनकी तरफ। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चे ने भी, लिटलेस्ट वंस यानी सबसे छोटा बच्चा, तो सबसे जो छोटे, वहाँ बहुत सारे काम कर रहे थे बच्चे ड्राइंग का, तो उनमें से सबसे छोटा बच्चा था, उसने भी उस बीटल की तरफ ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और वे बच्चे जो काम कर रहे थे वो क्या थे, हु वर्कड राइट, जिन्होंने बहुत सही काम किया ट्रेसिंग करने का यानी छापने का, देयर फिश हुक्स, मछली पकड़ने के हुक, मछली पकड़ने का जो होता है इस तरह से, तो मछली पकड़ने हुक बना रहे थे वो, तो बनाते रहे। एज इफ, मानो कि दैट वाज फ्रेंच, ऐसा लग रहा था जैसे हुक बनाना ही फ्रेंच भाषा को सीखना था, इतनी तन्मयता के साथ वो हुक को बना रहे थे। वन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, अब क्या हुआ, इतनी देर पर रूफ यानी छत के ऊपर कबूतर बोलने लगे, कबूतर, और कूड यानी कूके, यानी कबूतरों की आवाज़ आई, वेरी लो यानी धीरे धीरे। एंड आई थॉट माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से पूछा, या अपने आप ही सोचा मैंने, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे इनको भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे, सिंग यानी गाना, क्या कबूतरों को भी वो जर्मन भाषा सिखा देंगे। इवन द पिजन्स यानी इन कबूतरों को भी,
Whenever और जब कभी भी I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. तो जब कभी भी मैंने ऊपर देखा, I looked up, ऊपर की तरफ देखा, from my writing मेरे लिखने से, तो I saw तो मैंने क्या देखा, M. Hamel sitting motionless. तो M. Hamel जो थे वो बैठे हुए थे motionless यानी बिना किसी हरकत के, मोशनलेस है ना, बिना हिले डुले, तो बिना हिले डुले बैठे हुए थे। इन हिज चेयर, अपनी चेयर में, एंड गेजिंग फर्स्ट, और वो घूर रहे थे, गेजिंग है ना घूरना, तो घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, एक बार में एक चीज़, देन एट अनदर, और उसके बाद दूसरी चीज़ घूर रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम। एज इफ यानी मानो कि ही वांटेड, वो चाहते थे, टू फिक्स इन हिज माइंड, अपने माइंड में फिक्स करना, जस्ट हाउ एवरीथिंग, कि किस तरह प्रत्येक चीज़ लुकड दिखाई देती थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के रूम में किस तरह वो चीज़ें दिखाई देती थी। फैंसी, काल्पनिक, कि ये सब कुछ काल्पनिक था। 440 ईयर्स, कम से कम 40 साल तक, हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि वो एक ही स्थान पर 40 साल तक रहे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडोज़ एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जहाँ पर कि गार्डन था आउटसाइड, बाहर की तरफ, द विंडो खिड़की के बाहर की तरफ गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने क्लास थी। यहाँ पर 40 साल गुजारना बहुत ही काल्पनिक था। 40 साल में क्या हुआ था वो बता रहे हैं कि ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, कि जो डेस्क और बेंचें थी वो क्या हो गई थी, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, स्मूथ यानी चिकनी हो गई थी, घिसते घिसते पढ़ते पढ़ते बच्चों ने क्या कर दी, 40 सालों से उनको घिस घिस के चिकना कर दिया। द वॉलनट ट्रीज, और जो वॉलनट के पेड़ थे, वॉलनट यानी अखरोट, अखरोट के जो पेड़ थे, इन द गार्डन यानी गार्डन में, वर टालर, वो बहुत बड़े हो चुके थे। एंड द होप वाइन, होप वाइन एक लता होती है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये होप वाइन है, और इसकी जो बेल है वो आपस में गुथी हुई होती है। तो ये जो बेल है, दैट ही हैड प्लांटेड, जिसको कि उन्होंने लगाया था, प्लांटेड यानी लगाया था, हिमसेल्फ, उन्होंने खुद ने, ट्विंड, वो आपस में गुथ गई है, ट्विंड का मतलब गुथना, आपस में गुथ कर, अबाउट द विंडोज, खिड़कियों पे से होकर वो छत पर चली गई थी। हाउ इट वॉज हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव एट ऑल, पुअर मैन, कि हम इसको समझ सकते हैं कि उसका हृदय किस तरह से टूट गया था इसको छोड़ते हुए, लीव इट ऑल यानी इन सबको छोड़ते उसका हृदय किस तरह टूट रहा था, इसको समझ सकते हैं। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, बेचारा आदमी वो सुन सकता था। टू हियर आवाज़ आ रही थी, सिस्टर अपनी बहन की, मूविंग जो कि बहन के साथ रहता था हमारे शिक्षक, तो वो अब जा रहे थे अबाउट द रूम अबोव, ऊपर की तरफ, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उनकी सिस्टर ऊपर छत पर, छत वाले कमरे में, पैकिंग देयर ट्रंक्स, पैक कर रही थी अपनी अटैचियाँ, ट्रंक्स यानी अटैचियाँ, यानी अटैचियाँ ट्रंक पैक करने की आवाज़ आ रही थी नीचे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उनको ये देश छोड़ना ही पड़ेगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, लेकिन उसको, उनके पास प्रत्येक लेसन को पढ़ाने का साहस था, करेज यानी साहस। टू द वेरी लास्ट, अंत तक। आफ्टर द राइटिंग, और जब सुलेख के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, यह हमारे पाठ था अब इतिहास का, यानी कि सुलेख के बाद अब इतिहास का पाठ था। एंड देन द बेबीज, और फिर बच्चों के पाठ, पहले बड़ों के थे और छोटे बच्चों के पाठ शुरू हो गए थे। तो बच्चों ने चैंटेड, बोला, रिसाइट किया, डियर, बी ए बी आई, बो,
Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. तो जब बच्चे बोल रहे थे डाउन देयर, तो वहीं पर पीछे की तरफ उस कमरे के ओल्ड होसर, जो बूढ़ा होसर था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, जिसने कि अपना चश्मा पहना हुआ था। स्पेक्टेकल यानी चश्मा पहना हुआ था। एंड होल्डिंग, और वो पकड़े हुए था हिज प्राइमर यानी प्राथमिक पुस्तक, प्राथमिक कक्षा की जो पुस्तक थी उसको पकड़े हुए था। इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में। स्पेल्ड, और वो बोला, स्पेलिंग बोली उन्होंने, द लेटर्स विद देम, यानी बच्चों के साथ ही वो बोल रहा था उन अक्षरों को। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और आप देख सकते थे कि वो भी चिल्ला रहा था, रो रहा था। क्राइंग यानी यहाँ पर वीपिंग, रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, और उसकी जो आवाज़ थी वो कांपी, विद इमोशंस, भावनाओं के साथ। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उसका चेहरा और उसकी आवाज़ इतनी मजाकिया थी, फनी यानी मजाकिया, कि हमने उसको सुना और हम भी यही चाहते थे कि उसकी तरह हंसें और रोएं। क्राई यानी चिल्लाना या रोना, चिल्ला चिल्ला के रोना। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, लेकिन कितना अच्छा था कि मैंने इतने अच्छे से याद किया। रिमेंबर यानी याद किया, दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम लेसन मैंने बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी चर्च की घड़ी ने, गिरजाघर की जो घड़ी थी उसने स्ट्रक 12, 12 बजाए, यानी 12 बजने का अलार्म बजा वहाँ पर। देन द एंजलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सन्स रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और लास्ट में एंजलस यानी चर्च का घंटा, यानी चर्च का खुद का ये घंटा पूरा हो गया था, यानी 12 बज गए। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, यानी आवाज़ आई, ट्रम्पेट यानी उनके बाजों की आवाज़ आई, ऑफ द पर्शियंस, जो पर्शियंस थे, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो अपने अभ्यास से वापस लौट रहे थे, यानी जो युद्धाभ्यास करते हैं उसी प्रकार से उन फाइटिंग प्रैक्टिस करके वापस लौट रहे थे। साउंडेड, उनकी आवाज़ आई, अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़कियों से उनकी आवाज़ें आई। मिस्टर हेमल स्टूड अप, तो वो खड़े हो गए। मिस्टर हेमल वेरी पेल, जो पीले पड़ गए थे, इन हिज चेयर, अपने कुर्सी के अंदर ही। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, उनको मैंने इतना लंबा पहले कभी भी नहीं देखा था, यानी बहुत लंबे दिखाई दे रहे थे। माई फ्रेंड्स, और मेरे मित्र, सेड ही, उन्होंने कहा कि मेरे मित्रों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ से उनका गला चौक हो गया। चौक यानी जाम हो जाना, गला जाम हो गया उनका। ही कुड नॉट गो ऑन, और फिर वो बोल नहीं सके, आगे नहीं जा सके, इट मीन्स बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक अ पीस ऑफ चौक, और एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड, और बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति से, माइट यानी शक्ति, अपनी पूरी शक्ति से। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इतने बड़े बड़े शब्द लिखे जितने कि वो लिख सकते थे, और उन्होंने लिखा, विवे ला फ्रांस। विवे ला फ्रांस का मतलब है फ्रांस अमर रहे, ये लाइन उन्होंने लिखी। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, इसके बाद वो रुक गए और लीन्ड यानी झुक गए। हिज हेड, अपने सर झुका लिया, अगेंस्ट सहारा लेकर, अगेंस्ट यानी सहारा लेकर, वॉल यानी दीवार का सहारा लेकर वो झुक गए। विदाउट अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोला उन्होंने। ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और सिर्फ अपने हाथ से उन्होंने इशारा किया। जेस्चर यानी इशारा।
इशारा किया टुवर्ड्स हमारी तरफ विद हिज हैंड अपने हाथ से। स्कूल इज़ डिसमिस्ड कि स्कूल अब ख़त्म हो गया। स्कूल इज़ ख़त्म हुआ। यू मे गो अब आप जा सकते हैं। इस तरह से ये पहला लेसन था। इस लेसन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर फर्स्ट टाइम इस लेसन चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जो भी समझ में नहीं आया हो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।